एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के बच्चों को ड्रग्स में इन्वॉल्व किया। ड्रग्स कहाँ से आता है? ये तो पाकिस्तान से आता है। पर पाकिस्तान से लाता कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई मिनिस्टर होता था, वो किसी के कागज पे लिख के देता था, किसी भी डॉक्यूमेंट पे लिख के देगा इसको जी नौकरी लगाओ। उसको लगता था जो बेचारा कश्मीरी बंदा सीधा होता था मैं शायद नौकरी लग गया, लेकिन रखते क्या थे उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। गवर्नमेंट यहाँ से गिरी नहीं, उसको निकालने का शुरू हो गए। तो वो तादाद देखिए कहाँ तक पहुँच गई, वो 70,000 के करीब आज तादाद है पूरे डिलीवरीजर्स की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफ़ी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंजूर साहब जो कि बीजेपी के यूथ लीडर है और साथ ही साथ मीडिया एंड आईटी इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, ये चीज़ बताइए कि क्यों लोग जो है अभी बीजेपी से पीछे हट रहे हैं, क्यों लोगों का जो भरोसा है वो बीजेपी से हट रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि आप कह रही है भरोसा हट रहा है। भरोसा दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बना रही है और आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रहा सवाल कि आपको पता है जब हमने यहाँ सरकार चलाई हम ज़्यादा देर नहीं चला पाए बनस्बत कि अगर हम यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें या कांग्रेस की, उन्होंने काफ़ी देर यहाँ पर अपनी जो रूल यहाँ पर किया है। लेकिन हमने जब कोalition की थी पीडीपी के साथ तो 3 ही साल सरकार चला पाए और उन 3 सालों में जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी के साथ बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फिर हमने कोalition ब्रेक कर दी और यहाँ पर गवर्नर रूल नाफिज हुआ। तो हमें उतना मौका मिला नहीं कि हम लोगों की खिदमत करें। लेकिन हाँ, सेंटर में हमारी सरकार है। हम डेवलपमेंट में जो हमने इलेक्शन लड़ा है, ख़ास करके जो डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर वो डेवलपमेंट पे लड़ा है। वो यहाँ की जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स, ख़ानदानी राज, उसको ख़त्म करने के लिए, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हमने लड़ा है और धीरे धीरे हम लोगों का एतमाद जीत रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। आपने यहाँ डेवलपमेंट की बात की, तो डेवलपमेंट की ओर अगर जाएगी तो किस तरीके की डेवलपमेंट जो है हमें बीजेपी की तरफ से देखने को मिली? देखिए मेरी बहन, आपको पता होगा कि जो पिछले 2-3 साल जो कोविड में एक जो वबा पूरी दुनिया में फैली थी, जिसके कारण पूरी दुनिया रुकी थी और ख़ास करके हमारी रियासत भी रुकी थी और वो 2-3 साल कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंटल एजेंडा थे वो कहीं ना कहीं रुक गए, लेकिन स्टॉप हो गए, लेकिन मतलब थमे नहीं वहाँ पर और फिर वापस शुरू हो गया, हालात वापस मामूल में आ गए। आपने देखा जो जम्मू श्रीनगर हाईवे था जहाँ पर कम से कम 13 घंटे का सफ़र लगता था, आज वो आपको 7 या 6 घंटों में कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा बड़ी बड़ी टनल्स आज बनी है। अच्छा, सबसे बड़ा जो आपको रेलवे कनेक्टिविटी है, आपको जम्मू टू जो आपको पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ेगी, उसको भी लगभग अब हरी झंडी मिलने वाली है अगले साल। ऐसे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हैं। देखिए आप कहेंगे कि बीजेपी के पास कोई जादू की छड़ी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है वो घुमाएंगे तो डेवलपमेंट होगा। थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट, लेकिन जो पिछले 70 साल से मेरी बहन हमारे कश्मीर, आप भी एक कश्मीरी हो, मैं भी एक कश्मीरी हूँ, जो हमें देखना चाहिए था वो हमें दिखा नहीं, सिवाय हमें मारदार, खून खराबा, लाशें। पंडित इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब से लेकर अभी तक लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हक इंसाफ पे कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए मेरी बहन, आपको पता होगा कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में जो एक यहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल है, जिसमें ना कि जिसका शिकार खाली कश्मीरी पंडित हुआ है बल्कि कश्मीरी मुसलमान भी हुआ है, यहाँ पर हमारे कश्मीरी सिख रहने वाले वो भी हुए। आपको याद होगा जो प्रिंसिपल थी सतेंद्र कौर, जिसको हाल ही में मिल्टन शहीद कर दिया गया गोली मारकर, राहुल पंडित को भी परसों बेरहमी से, जिसका कोई बेगुनाहों का खून बहा है अभी तक, वही तो मैं भी आपको कह रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है, जो पास्ट में देखा जाता था, आज काफ़ी सारा कम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी बढ़ चुका है। जो एक दहशतगर्दी का माहौल है कि बेगुनाहों को मारना जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कश्मीरी पंडित मुझे लगता है कश्मीर का वो हिस्सा है जो हम कश्मीरी मुसलमानों से अलग नहीं हो सकता है। जम्मू के हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी, अशोक कौल जी, हम उनके बीच में रहे, हमने ताज़ियत इजहार किया और उनकी जो डिमांड्स थी वो हमने सुनी और उससे पहले ही हम सुबह हमारे रविंदर रैना जी, हमारे प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर के पास गए, उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की और जो मुतालबा थे वो रखे और इवनिंग में ही गवर्नर साहब ने कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व भी किया। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रोटेस्ट जायज़ है, गुस्सा उनका जायज़ है, वो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। देखिए ये सारा जो करा दरा हम उठा रहे हैं ना, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जो आज हम भुगत रहे। सिर दर्द पिछले 70 सालों से जमा किए हैं, इसको दूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम कॉन्ट्रेक्चुअलों को परमानेंट करेंगे। आगे हमारी जब सरकार आएगी बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। एक चीज़ बताइए
कौन सी चीज़, मतलब कि कोई खास चीज़ जो हमारे कश्मीरी यूथ देखना चाहते देखिए हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की है। अगर देखा जाए पिस रहा सिर्फ यूथ है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद एक नौजवान हूँ। मैं सहाफ़ी बरादरी से वाबस्ता था। मैं ज़ी को यहाँ रिपोर्ट करता। जितना जर्नलिस्ट आम लोगों की मुसीबतें दुख दर्द देखता है उतना नहीं मुझे लगता है कोई देख पाता होगा। आप काफ़ी सारे लोगों के पास जाती होंगी और आप वहाँ पर मुश्किलातें देखती होंगी। आप कभी मेरे पास लाएंगी या कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो आप दर्द समझेंगी वो कोई और नहीं समझ सकता है। वो आपकी बात सही। सबसे ज़्यादा सफ़र जो जम्मू कश्मीर में हुआ यहाँ का नौजवान हुआ है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लाल किले से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में जो ताकत है वो आम हाथों में आनी है। आपको याद होगा कि पहले यहाँ पर 3 टायर सिस्टम नहीं था। यहाँ सरपंच इलेक्शन किए जाते थे। खाली यहाँ जो इलाके में होता था वो एमएलए होता था और एमएलए कितने लोगों से मिल पाता था? वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाता था और उतनी डेवलपमेंट भी नहीं कर पाता था। और जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ, सरपंच पंच इलेक्शन, उसके बाद कोई इलेक्शन हुआ नहीं था यहाँ पर कांग्रेस दौर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस दौर में। लेकिन बीजेपी ने उसके बाद सेकेंड टाइम बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बनाए, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बनाए। और कौन लोग उठे? कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं उठा, कोई फारूक अब्दुल्ला का भांजा या ये नहीं उठा, या मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। आम वहाँ का जो रहने वाला गाँव का बंदा है वो उठा इलेक्शन में। और अगर वो लोगों के काम नहीं करेगा उसी गाँव के लोग उसको पकड़ के अपना काम करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने जो चीज़ें बदल दी। 70 साल से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत यहाँ की ना, एक करप्शन का सिस्टम बना था। सिस्टम में कहीं वो एक जो जवाबदेही नहीं थी। आज अब सेक्रेटरीट जाइए, आप कहीं करप्शन का नाम नहीं। हमने सबसे बड़ा जो करप्शन यहाँ पर ख़त्म किया। अगर तब करप्शन था तो उनकी हुकूमत में करप्शन था, या उन्होंने आपके बोलने के मुताबिक कोई डेवलपमेंट तब देखने को नहीं मिल रही थी आपके बोलने के मुताबिक? लेकिन इस वक्त हमें क्या देखने को मिल रहा है? हर एक चीज़ में प्राइस जो है वो हाइक देखने को मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको छोटा सा सवाल, 70 साल बड़े हैं या पिछले 3 या 4 साल बड़े हैं? ठीक है, 70 साल तो बड़े हैं, 70 साल बड़े हैं ना। तो इन 3 सालों में मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे पास कोई ऐसी मैजिक वाली स्टिक नहीं है कि हम घुमाएंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी। हो रही है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज इनॉग्रेट हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपको रेलवे, मुझे लगता है अगले साल से आपकी यहाँ श्रीनगर में मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आप देखिए फ्लाईओवर बड़े बड़े बन रहे हैं आज। ये डेवलपमेंट आपको इन्हीं 2-3 सालों में नज़र आ रही है। पहले फ्लाईओवर्स में काफ़ी वक्त लगता था। मैंने आपको कहा लाल चौक में जो फ्लाईओवर था उसको 15 साल लगे बनने में, और लोग कहते थे क्या ये बन पाएगा भी कि नहीं। लेकिन बीजेपी ने, आप देखिए सनवार में एक फ्लाईओवर आपका, हैदरपुरा में एक फ्लाईओवर आपका, आप देखिए जहांगीर चौक तो आपका जो यहाँ पर बरजुल्ला बागत बरजुल्ला तक फ्लाईओवर है, ये तो इन्हीं 3 सालों में कंप्लीट हुए ना। ठीक है, आपकी बात सही है। अब डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, एक लोकल, एक मिडिल क्लास फैमिली का अपने लिए मतलब कि डेली रूटीन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें वो खरीदना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो उस चीज़ का वो किधर जाएगा? मेरी बहन, मैं खुद एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पापा एक दुकानदार है, ठीक है। तो मैं जितना मैं दुख समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि सुबह कमाने को निकलना और शाम को अपने लोगों, अपने अयाल को खिलाना वो कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन अब आपको पता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो एक जंग का माहौल बना था यूक्रेन में, आपको पता है कहीं ना कहीं एक कंट्रीज़ में इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट करती है काफ़ी हद तक। कोविड में आपने देखा, हम 2 साल हमारी कंट्री बंद रही, हमारी ये स्टेट बंद रही। लेकिन अल्लाह ताला का फजलो करम है, जितने मुसीबतें कश्मीर की कौम ने देखी है, मुझे नहीं लगता कोई कौम उबर पाती, नहीं उबर पाती। हमने 2014 का फ्लड देखा, हमने 2016 देखा। उसके बाद भी अल्लाह ताला के नज़र करम है हमारे कश्मीर पे। सो कशर पे बांध गसान कि अल्लाह ताला बे तुलान तो बे खड़ा गसान। सो इंशाल्लाह नेरी ये मज़ वन यह सख्ती क्या तुझे पाए इकनॉमिकली ये कह नबर पे वनकन गस मतलब इंशाल्लाह आगे हालात हो जाएंगे ठीक। अल्लाह ताला कर पन फजलो करम और कश्मीरी मुझे लगता है फिर वापस खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आए दिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है वो ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है। उस चीज़ के लिए आपकी पार्टी क्या करे? ये मैं आपको मतलब ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, जिसका ये मतलब ये आपने अपना कंसर्न दिखाया एज कश्मीरी, जो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
और जर्नलिस्ट के जो फ़राइज़ हैं, आप देख रहे कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बात कर रहे, लेकिन आप देखिए बीच मेरे आप स्टेटमेंट ऑनलाइन गूगल में सर्च के लिए मैं कितनी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पर गुजारिश रहती कि ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं हमें रोकथाम करने की ज़रूरत है। और आपने देखा जिसमें हमारे DC श्रीनगर एजाज़ असद साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ पर्सनली, यहाँ पर SSP श्रीनगर अपने राकेश बलवान साहब वो खुद जाते हैं और रेड्स डाले उन्होंने, और काफ़ी हद तक शहर श्रीनगर में जो डर का माहौल जो इन ड्रग पैडलर्स पे लगा है, मुझे लगता है किसी भी दौर में नहीं लगा। लेकिन हम सब का फ़र्ज़ है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो ड्रग्स है आज घर घर में गए, किस तरीके से हमारे नौजवान जिनके जो बड़े बड़े, मतलब मैंने रिसेंटली एक केस सुना था कि जिसका 12th का रिज़ल्ट आने वाला था और कुछ ज़्यादा ड्रग्स की डोज की वजह से उसकी मौत हो गई, और जब उसका रिज़ल्ट आया तो 85% उसने मार्क्स लाए थे 12th में। तो ऐसा नौजवान हमारा ज़ाया, ये सबसे बड़ी फ़िक्र की बात है। मैं आपकी इस गुड मॉर्निंग कश्मीर की वसागत से मैं तमाम हमारे जो मस्जिदों में हमारे मौलवी है, उलमा है, उनको कम से कम अपने मस्जिदों में ऐलान करना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए अपने बच्चों को दूर रखे। ड्रग्स आते कहाँ से? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बीजेपी के लीडर्स को इंटरव्यू किया और उनका ये कहना है कि जो ड्रग्स है वो पाकिस्तान से आ रहे। पाकिस्तान से ही एक पॉलिसी बनी है कि कश्मीरी नौजवान आखिर ये जो आप देख रहे कि आज जहाँ पर गन की जगह हाथ में कलम है ना, बड़े बड़े स्कॉलर्स निकल रहे, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स निकल रहे आज कश्मीर से, लेकिन ये रास नहीं आ रहा है। अब एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के बच्चों को ड्रग्स में इन्वॉल्व किया जाए। ड्रग्स कहाँ से आता है? ये तो पाकिस्तान से आता है। पर पाकिस्तान से लाता कौन है? वही तो आपने पिछली बार देखा, एक ट्रेड के लिए जो रास्ता खोला गया था, आर पार जो तिजारत यहाँ पर करते हैं उसके लिए एक रास्ता खोला गया था गवर्नमेंट की तरफ से, और काफ़ी बार जितने भी ट्रक्स पकड़े गए उसमें ड्रग्स फिल्ट्रेशन के थ्रू, जो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है उनके साथ जिनके साथ एमिनेशन साथ होता है, उनके साथ साथ ड्रग्स भी उनको साथ होता है। हमने मंजूर साहब से बात की और इनका ये कहना है कि आए दिनों में या कुछ सालों के बाद शायद ही हमें जो है डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कश्मीर डेवलपमेंट की ओर चला जाएगा, क्या कश्मीर में बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्या कश्मीर में जितने भी मसले मसाइल, अगर बात ड्रग्स की जाए तो वो मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आगे भी आप तक ऐसी रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।